ये देखकर कि वह डर गई लग रही थी, क्राइस्ट ने नरमी से उसका आंसू रूमाल से पोंछा। अच्छा है, याद रखना कार्नेलियन भिजवा देना, थोड़ा आराम करो और मैं तुमसे कल मिलूंगा। इज़ाबेल ने अकड़ते हुए सिर हिलाया। क्राइस्ट मुड़ा और बाहर चला गया। जैसे ही वार्ड का दरवाज़ा बंद हुआ, इज़ाबेल अब अपनी कांपती हुई देह को रोक नहीं सकी। उसने रज़ाई खींचकर सिर ढक लिया और भीतर दुबक गई। अगर कोई और होता और उसे पता चलता कि धोखा हुआ है, तो वह अधिकतम गुस्सा करता, सवाल करता, ठंडा पड़ जाता या फिर उसकी रक्षा और लाड़ प्यार करना छोड़ देता। आखिरकार 10 साल से ज्यादा का रिश्ता है, थोड़ा बहुत स्नेह तो रह ही जाता। आखिरकार उसे बहुत कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि सलीना के दशक भर के प्यार और ऐशो आराम को लूट चुकी होती। लेकिन क्राइस्ट अलग है। उसके पास न तो इंसानियत कहलाने वाली कोई चीज है, न कोई भावनात्मक आधार और न ही किसी पर दया। वह आदमी सचमुच ठंडे दिल और निर्दयी है। सच सामने आते ही वह मर जाएगी। वह मरना नहीं चाहती, तो सलीना को जितनी जल्दी हो सके मरना होगा। जहां कोई देख नहीं रहा था, इज़ाबेल की आंखों में पल भर के लिए विकृत चमक उभरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किले में जब सलीना दोपहर की नींद से उठकर नीचे आई, तो उसने हैटी को सोफे पर शांत बैठे देखा। उसका स्कूल बैग पहले से कंधे पर टंगा हुआ था। सलीना ने लड़की की ठंडी आंखों को देखा और पहले से तैयार होने के बावजूद भौहें सिकोड़ ली। लेआ ने देखा कि वह उठ गई है, तो पास आकर धीरे से कहा, लेडी हैटी सुबह 6 बजे उठ गई थी और तब से यहीं बैठी है। सबने उससे बात की। उसने बहुत शिष्टता से जवाब दिया, बिल्कुल सभ्य। यह अजीब था, लेकिन सलीना को कोई समस्या नजर नहीं आई। उसकी नजरें हल्की चमकीं। समझना कठिन नहीं था। हैटी एक बार फिर अपनी स्थिति को गहराई से समझ गई थी। अब उसके पास बस वही खुद रह गई थी। उसे अपनी माँ का बदला लेना है, तो वो मर नहीं सकती, उसे जीना होगा। उसकी माँ मर चुकी थी और वह घटिया आदमी उसे नहीं चाहता था। रिडल परिवार के सभी लोगों ने भी मानो उसे छोड़ दिया था। अब कोई उसे निस्वार्थ लाड़ प्यार या मानसिक बीमारी के बहाने सहारा नहीं देगा। ये कड़वी सच्चाई उसे मजबूर कर रही थी कि वो डिप्रेशन और अकेलेपन से निकल आए। जिस बच्चे को प्यार और दुलार नहीं मिलता, उसे बीमार होकर भी कोई हक नहीं कि वह दुलार पाए। सलीना ये नतीजा पहले से जानती थी, लेकिन जब वास्तव में ऐसा हुआ, तो उसका दिल डगमगा उठा। हैटी कितनी मासूम है, जैसे कि मर चुकी सलीना, और फिर भी इतनी छोटी उम्र में उन्हें नुकसान और अकेलेपन से भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। फर्क बस इतना है कि सलीना धारा के खिलाफ जाती है, जबकि हैटी बदला लेने का रास्ता चुनती है। सलीना हैटी के पास गई, झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, चलो साथ में नाश्ता करते हैं और फिर शूटिंग सेट पर चलते हैं, ठीक है? हैटी की खाली और शांत आंखों में हल्का सा कंपन आया। उसने धीरे से कहा, ठीक है। बटलर ने उसे पहले ही नाश्ता करने को कहा था, लेकिन वह सलीना का इंतजार कर रही थी। सलीना ने उसका हाथ थाम लिया और जैसे ही दोनों मेज पर बैठे, ऑस्वाल्डो नीचे आया। सलीना ने हल्की मुस्कान दी, गुड मॉर्निंग। उसने भी मुस्कराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। वह सामने वाली सीट पर बैठ गया। सलीना ने हैटी से कहा, यही आदमी है जिसने तुम्हें बचाया था, हैटी, इन्हें धन्यवाद कहो। हैटी ने ऑस्वाल्डो को देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोली, थैंक यू, सर। ऑस्वाल्डो ने उस पर नजर डाली। जिस चेहरे में उस लड़की की थोड़ी झलक हो, जिस पर उसकी नजर है, वहां पत्थर दिल आदमी का भी दिल पिघल सकता है। लेकिन ऑस्वाल्डो साधारण इंसान नहीं था। उसके दिल में सिर्फ सलीना थी। इसलिए हैटी को देखकर उसके मन में कोई नरमी नहीं आई, बल्कि उसे अजीब सी चुभन महसूस हुई। लेकिन सलीना पास बैठी थी, हैटी उसे पसंद थी, और छोटी लड़की ने कोई गलती नहीं की थी, इसलिए ऑस्वाल्डो ने अपनी असली भावना छिपा ली। उसकी नज़रें फिर से सलीना पर टिक गईं। असल में इसे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर सलीना ना होती, तो हैटी उसके लिए अजनबी रहती, और वो कभी उसे बचाने की कोशिश न करता। सलीना ने पलकें झपकाईं। भले ही सोच उसकी सही थी,
लेकिन आखिरकार तो ऑस्वाल्डो ने ही हैटी को बचाया था। इसके अलावा उसकी अपनी स्वार्थ भी था। हैटी प्यारी और दिल को छू लेने वाली लड़की थी और ऑस्वाल्डो से अच्छे रिश्ते बनाना नुकसानदायक नहीं था। अगर कभी वह चली जाए तो शायद ऑस्वाल्डो हैटी को उसकी वजह से और ज्यादा सहारा दे। हैटी सामान्य लोगों जैसी ही दिखती थी, बस उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। उसने कहा, सलीना आपकी वाइफ है, पति पत्नी के बीच हिसाब नहीं रखा जाता। मैं सलीना का उतना ही धन्यवाद करती हूँ जितना आपका। सलीना ने आश्चर्य से हैटी को देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी लड़की ऐसा कुछ कहेगी। उसे लूक की बात याद आई। हैटी पहले रिडल परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, चंचल और जिंदा दिल, लाडली और नटखट। इसके उलट आज, जब वह साफ बोल रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बिल्कुल खाली थीं, सलीना के दिल में कसक उठी। ऑस्वाल्डो ने हैटी को एक अतिरिक्त नज़र दी और हल्की मुस्कान दी। अच्छा कहा। सलीना ने हैटी को एक मफिन दिया और मुस्कराकर बोली, हैटी, तुम तो बहुत होशियार हो। हैटी की गहरी आंखें घूमी और उसने मफिन खाना शुरू कर दिया। नाश्ते के बाद ऑस्वाल्डो ने खुद सलीना और हैटी को ओलिम्पस ग्रुप छोड़ा। क्राइस्ट क्रिफिया में था और किसी भी कारण से वह आदमी सलीना के करीब न आ सके। ऑस्वाल्डो ने यही चाहा। सलीना को भी एहसास था कि हाल ही में उसकी स्थिति कुछ खतरनाक हो गई है, इसलिए वह असामान्य रूप से शांत और आज्ञाकारी थी। ऑस्वाल्डो को अलविदा कहकर वह हैटी को लेकर ओलिम्पस ग्रुप में दाखिल हुई। रास्ते में मिले हर शख्स ने इन दोनों खूबसूरत लड़कियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सलीना जन्म से ही सुंदर थी और हैटी अभी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी मासूमियत और प्यारी शक्ल ने सबका दिल जीत लिया था। खासकर इसलिए कि हाल ही में उसका पिटाई वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसे देखकर कई लड़कियां रो पड़ी थीं। अब जब वह छोटी लड़की वापस आई थी, तो औरतें उसे खिलौने और मिठाइयां देने दौड़ पड़ीं। कोई बात नहीं, प्यारी, डर मत। अगर कोई तुम्हें फिर सताए, तो ओलिम्पस ग्रुप आकर मिस्टर जॉर्डन को बताना, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हैटी की प्रतिक्रिया धीमी थी, वह ना भी नहीं कह पाई। पहले शख्स के जाने के बाद ही वह धन्यवाद कहना याद करती, लेकिन तब तक दूसरा सोचता कि उसने उसे धन्यवाद कहा है और चीजें थमा देता। जब तक हैटी ओपिनियन डिपार्टमेंट पहुंची, उसके हाथों में खाने पीने की चीजें और खिलौनों का ढेर था। कुछ तो लेया के हाथों में भी था। सलीना ने उसकी प्यारी शक्ल को देखा और नरमी से कहा, इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं हैटी। याद रखना, अपनी माँ का बदला लेना और बुरे लोगों को मारना गलत नहीं है, लेकिन मासूमों को चोट पहुंचाकर अपनी अच्छाई मत खो देना, समझी। हैटी ने सिर तिरछा करके सलीना की ओर देखा। उसकी खोखली आंखों में एक हल्की सी चमक गुजरी और कुछ देर बाद ही उसने सिर हिलाया। सलीना ने उसके बालों पर हाथ फेरा। बहुत अच्छी। अक्सर लोग बदले की राह में अपना असली स्वभाव खो देते हैं और अंत में भले ही बदला ले लें, लेकिन बहुत कुछ गंवा बैठते हैं। हैटी अभी छोटी है और पहले बहुत सुरक्षित माहौल में रही है, इसलिए समाज को लेकर उसकी सही समझ नहीं बनी। उसे ठीक तरह से सिखाना जरूरी है। जब सलीना पैदा हुई थी, तब उसे प्रोत्साहित करने और राह दिखाने वाला कोई नहीं था, और इसी वजह से उसकी जिंदगी मौत पर जाकर रुकी। जब सबने देखा कि सलीना हैटी को साथ लेकर अंदर आई है, तो पहले पल भर को जड़ हो गए, लेकिन फिर सबके चेहरे खिल उठे और सबने मिलकर उनका स्वागत किया। लेडी सलीना, लेडी हैटी। पहले जब हैटी को पीटा गया था, तो सबको चिंता थी कि लड़की इतनी बुरी तरह घायल हो गई है कि शायद बाहर न आ पाए और शूटिंग भी रुक जाए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हैटी इतनी जल्दी संभल जाएगी और अब तो पहले से भी बेहतर लग रही है, यानी स्क्रिप्ट की शूटिंग सामान्य रूप से शुरू हो सकती है। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट के लोग तो बहुत खुश हो गए। आखिरकार हैटी जैसी असली किरदार के करीब कोई और हीरोइन मिलना मुश्किल था। सलीना ने मुस्कुराकर सबकी ओर देखा और फिर हैटी से कहा, जाओ, अगर तुम्हारा मन न हो तो वापस मेरे पास आ जाना। हैटी ने उसका चेहरा देर तक देखा और फिर आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। उसने अपना बैग उतारा,
एक ओर रखा और उसमें से नायिका का स्क्रिप्ट निकालकर बाकी कलाकारों की ओर बढ़ गई। उसकी पीठ देखते हुए और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि सब ठीक है, सलीना अपनी खास विका कुर्सी पर बैठ गई और फ़ोन निकालकर संदेश चेक करने लगी। हैटी की वजह से उसने काफ़ी दिनों से फ़ोन ढंग से नहीं देखा था। जब उसने हॉट सर्च खोला और कुछ बार स्क्रॉल किया तो उसकी भौहें उठी, ये दबा दिया गया। लेआ का चेहरा अच्छा नहीं था। कल रात देर रात क्राइस्ट ने खुद इसे दबा दिया। क्योंकि सलीना ने कहा था कि उसे धीरे धीरे खेलना है, इसलिए लूक ने टकराव का रास्ता नहीं चुना। ऑस्वाल्डो और ओलिम्पस ग्रुप को छोड़कर क्रीफिया में कोई भी क्राइस्ट के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए उसने आसानी से सब दबा दिया। सलीना के होठों पर हल्की शरारती मुस्कान आई। उसने दीवार की घड़ी देखी। सुबह के 9 बज चुके थे और ज्यादातर लोग जाग चुके थे। तो इज़ाबेल अब अच्छे मूड में होगी, है ना? सलीना के लहजे को सुनकर लेआ की आंखें चमक उठीं और मुस्कराकर बोली, अभी अभी मौत के मुंह से बची है, जाहिर है वह बहुत राहत महसूस कर रही होगी। इसके अलावा सलीना ने पिछली रात कुछ और नहीं किया था, तो इज़ाबेल ने स्वाभाविक ही मान लिया था कि उसने जीत हासिल कर ली है। सलीना के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें ठंडी हो गईं। उन्हें बता दो कि दूसरी लहर उजागर करने का समय आ गया है। लेआ ने उसकी सुंदर शक्ल देखी और समझ नहीं पाई कि वो उत्साहित है या डरी हुई, और तुरंत बाहर भागी। मैं उन्हें अभी बता देती हूँ। लेडी सलीना सचमुच डरावनी थी। अगर कोई उसे नाराज कर दे तो वो तुम्हें धीरे धीरे मौत के घाट उतारती है। हर बार तुम्हें मारता नहीं, बल्कि वही चोट करता है जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसके मुकाबले ऑस्वाल्डो को तो अच्छा ही कह सकते हैं। कम से कम वह बेरहम जरूर है, लेकिन ज्यादातर वक्त जल्दी खत्म कर देता है। लेकिन सलीना धीरे धीरे वार करती है। इज़ाबेल इस समय चैन की सांस ले रही थी, और जब वह फिर से खबरें देखेगी तो उसका चेहरा बेहद मज़ेदार होगा। लेडी सलीना वाकई निर्दयी इंसान थी। सलीना ने लेआ को जाते देखा और भौहें सिकोड़ ली, मानो कुछ याद आ गया हो। उसने हैटी पर नज़र डाली और जब यकीन कर लिया कि लड़की ठीक है, तो उठी और प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओर बढ़ गई। ऑफिस में लूक हाथ में कॉफ़ी का कप लिए, अपनी लंबी काया को डेस्क पर टिकाए, बेपरवाही से फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहा था, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने माथा रगड़ा और समझ गया कि आज भी चैन नहीं मिलेगा। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे पर सचमुच सलीना खड़ी थी। लूक के पतले होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्या हुआ? अगर कोई बड़ी बात ना होती तो सलीना सुबह सुबह उसके पास नहीं आती। काम के प्रति जुनूनी होने के साथ साथ ये औरत अपनी आलस के लिए भी मशहूर थी। सलीना की नज़र ठंडी थी। उसने लूक को फ़ोन थमाया। उसकी आवाज़ भी ठंडी थी। मिस्टर जॉर्डन, मुझे लगता है आपको दखल देना चाहिए। लूक ने फ़ोन लिया और देखते ही उसके चेहरे से सामान्य मुस्कान गायब हो गई और ठंडापन आ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉस्पिटल में इज़ाबेल को पिछली रात राहत मिली थी जब उसने देखा कि हैटी वाली हॉट सर्च डिलीट हो गई है। वह पूरी रात बेचैन रही, डरती रही कि कहीं सलीना फिर से कोई धमाका न कर दे और सब बिगाड़ न दे। सुबह 6 बजे तक उसने इंतज़ार किया और पाया कि वेबो और यूट्यूब पर हर जगह शांति थी। जो आवाज़ें पहले उसे गालियां दे रही थीं, वे सब अचानक गायब हो गईं। तभी जाकर इज़ाबेल को पूरी तरह चैन मिला। 2 घंटे ऊँघकर जब उसने आंखें खोली और चारों तरफ सन्नाटा और शांति देखी, तो उसका मन और भी हल्का हो गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सलीना के पास अब उसके खिलाफ कोई और सबूत नहीं है और वो उसे और धमका नहीं सकती, इज़ाबेल की आंखों से चिंता गायब हो गई और ठंडापन लौट आया। सलीना ने न सिर्फ उसे चोट पहुंचाई थी, बल्कि उसे इतना नीचे गिराया था कि वह कभी उसे माफ नहीं करेगी। इसी बीच जब इज़ाबेल का चेहरा क्रूर हो उठा और वह सलीना से बदला लेने की सोच ही रही थी, तभी वार्ड का दरवाज़ा अचानक धड़ाम से खुला। एक नर्स घबराई सी भागते हुए अंदर आई और इतना शोर किया कि इज़ाबेल और उसे खाना खिला रही नर्स दोनों चौंक गईं। इज़ाबेल लगभग जल ही गई थी। उसने आंखें सिकोड़कर गुस्सा निकालना चाहा,
लेकिन क्राइस्ट की चेतावनी और हालात याद करके उसने गुस्से को निगल लिया और नरमी दिखाने की कोशिश की। मिस, क्या हुआ? जो नर्स उसे खाना खिला रही थी वह खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसकी साथी नर्स का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह कांप रही थी और इज़ाबेल को खुली नफरत से देख रही थी। उसने इज़ाबेल की अनदेखी की और सीधे खाने वाली नर्स से कहा, डार्सी, यहाँ आओ। डार्सी ने कटोरा नीचे रखा और उसकी तरफ चली गई। इज़ाबेल को नज़रअंदाज कर दिया गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। दरवाजे पर खड़ी नर्स ने डार्सी का हाथ पकड़ा और इज़ाबेल से दूर खींच ले गई, मानो उसे डर हो कि इज़ाबेल उन्हें चोट पहुंचा देगी। उसने इज़ाबेल की तरफ गुस्से से देखा और दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड से कहा, उसके स्वर में बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। हमारे डीन ने कहा है कि हम वार्ड के अंदर उस औरत की सेवा नहीं करेंगे। हमें मरना नहीं है और न ही मौत से बदतर जिंदगी जीनी है। तो कृपया अभी हमारे हॉस्पिटल से चले जाइए। ये कहकर उसने डार्सी का हाथ खींचा और डर से भागी, जैसे किसी महामारी से भाग रही हो। इज़ाबेल बिस्तर पर जमी रह गई। हालांकि हैटी का वीडियो सामने आने के बाद से नर्सें उससे खुश नहीं थीं, लेकिन कभी इस तरह खुलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं की थी। यह क्या हो रहा था? इज़ाबेल का दिल घबराहट से धड़कने लगा और उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें झलक आईं। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि उसने क्या किया है, और अगर सलीना ने सब कुछ उजागर कर दिया तो इज़ाबेल बुरी तरह सिहर गई और खुद को दिलासा देने लगी, ऐसा नहीं होगा। उसने सब कुछ इतनी चालाकी से किया था, और आखिरकार सलीना तो क्रीफिया के एक अमीर परिवार की बेटी भर थी, उसके लिए सच पता लगाना नामुमकिन था। लेकिन तभी लिया के शब्द उसके दिमाग में गूंजे। सलीना का बॉयफ्रेंड शायद राजधानी से था। इज़ाबेल का पूरा दिल फिर से धड़कने लगा। घबराई हुई उसने मोबाइल फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके जख्म बहुत गहरे थे। नर्स ने अभी अभी पट्टियां हटाई थीं, इस समय उसके लिए हिलना भी बहुत मुश्किल था। ऊपर से दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कई बार कोशिश करने पर भी इज़ाबेल फोन तक नहीं पहुंच सकी। उसके दिल की घबराहट गुस्से में बदल गई और आखिरकार वह चिल्ला उठी, क्या तुम सब मर चुके हो? मेरे भाई ने तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए रखा है और तुम दो नर्सों को मुझे तंग करने दे रहे हो। उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि कानों को चुभ रही थी। एक बॉडीगार्ड अंदर आया, चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे सिर्फ औपचारिकता निभा रहा हो। उसने कहा, माफ़ कीजिए मिस कॉलिंस, इस समय इस अस्पताल में कोई भी नर्स या डॉक्टर आपकी देखभाल करने को तैयार नहीं है। हम आपके लिए दूसरे अस्पतालों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक क्रीफिया में कोई भी अस्पताल आपको भर्ती करने को तैयार नहीं हुआ है। इज़ाबेल और भी घबरा गई। अपने डर को छिपाने के लिए उसने सख्ती से कहा, इसका मतलब क्या है? डॉक्टरों का काम तो जान बचाना होता है, फिर वे मुझे क्यों निकाल रहे हैं? बॉडीगार्ड ने उसे एक नज़र देखा, जैसे उसकी बात पर हैरान हो। डॉक्टर सचमुच जान बचाने के लिए ही होते हैं, लेकिन वो कुछ पल रुका और इज़ाबेल की अब तक न सुधरी शक्ल देखकर मन में घृणा दबाते हुए बोला, वे सब हमसे मिन्नत कर रहे हैं कि आपको उनके अस्पताल में न भेजा जाए। वे अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, आपको नाराज करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। क्रीफिया के सभी डॉक्टर, खासतौर पर महिला डॉक्टर, गुजारिश कर रहे हैं कि आपको कभी वहां न भेजा जाए। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं, मिस कॉलिंस? इज़ाबेल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, उसके होंठ भी कांपने लगे। इसका मतलब क्या है? बॉडीगार्ड ने नज़रें झुका लीं। मिस कॉलिंस, आप आराम कीजिए। हम आपको वापस ले जाकर फैमिली डॉक्टर से इलाज कराएंगे। जब बॉडीगार्ड जाने लगा, इज़ाबेल हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई, वापस आओ, साफ साफ बताओ, आखिर चल क्या रहा है? सबकी नफरत और डर, जैसे वो कोई जहरीला सांप हो, इज़ाबेल को अंदर तक डरा और तोड़ रहा था। हैटी के खिलाफ लड़ाई का वीडियो देखकर जो थोड़ी खुशी मिली थी, वह भी पल भर में गायब हो गई। अब सिर्फ अंतहीन घबराहट बची थी, लेकिन चोटिल होने की वजह से वो आज़ादी से हिल भी नहीं पा रही थी। उधर क्राइस्ट के हाल ही में
नए प्यार में व्यस्त होने और अब उस पर पूरा ध्यान न देने की वजह से इज़ाबेल और ज्यादा डर गई। बॉडीगार्ड ने उसकी बेचैन निगाह देखी, कुछ देर चुप रहा, फिर आगे बढ़ा। उसने अपना फोन निकाला, एक पेज खोला और उसकी आंखों के सामने कर दिया। क्या ये तस्वीर आपको जानी पहचानी लग रही है, मिस कॉलिंस? पेज देखते ही इज़ाबेल की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर पल भर में ठंडा पड़ गया। ये वीडियो का संग्रह था। हर वीडियो में इज़ाबेल ठंडी मुस्कान के साथ ऊपर से नीचे देख रही थी और हर तस्वीर में अलग अलग महिलाएं जमीन पर पड़ी हुई थीं, कुछ बुरी तरह सताई हुई, कुछ मौत से भी बदतर हाल में। यहाँ तक कि कई गर्भवती महिलाएं भी खून से लथपथ पड़ी थीं। बाहर वालों की तो बात ही छोड़ो, खुद इज़ाबेल, जिसने ये वीडियो बनाए थे, मासूम मुस्कान लेकिन शैतानी आंखें, वह भी देखकर कांप उठी। नहीं, नहीं, नहीं। इज़ाबेल की आंखें फैल गईं। ये सब नकली हैं। ये सलीना की साजिश है, उसने मुझे फंसाया है। इतना कहकर उसने गुस्से में फोन झटक दिया और चोटों की परवाह किए बिना पीछे हट गई, जैसे फोन में कोई शैतान था जो उसे निगलने आ रहा हो। बॉडीगार्ड ने परवाह नहीं की और पीछे हट गया। सच हो या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात का है कि क्रीफिया का कोई अस्पताल आपका इलाज करने को तैयार नहीं है। मिस कॉलिंस, अब हम आपके डिस्चार्ज की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए कृपया शांति रखें, मिस कॉलिंस। ये कहकर वह बाहर निकल गया। इज़ाबेल बिस्तर पर बैठी कांप रही थी, गुस्से, डर और वीडियो में उजागर हुए राजों की दहशत से। अब उसे अपने जख्मों की भी परवाह नहीं रही। वह घसीटते हुए फोन तक पहुंची, लेकिन इंटरनेट पर चल रही उन आवाज़ों को देखने की हिम्मत नहीं हुई, जो उसे टुकड़े टुकड़े कर रही थीं। उसने क्राइस्ट का नंबर डायल किया। कॉल लगी, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इज़ाबेल का डर चरम पर पहुंच गया। क्राइस्ट ने कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो उन औरतों के साथ ऐसा करे, लेकिन अब जब उसने ये वीडियो देखे तो क्या उसे उससे गेन नहीं आई? अगर क्राइस्ट ने उसका सहारा छोड़ दिया तो इन सब के उजागर होने के बाद उसका क्या होगा? इज़ाबेल अपने आंसू रोक न सकी और सिर पकड़कर रो पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरे अस्पताल में लिया ने भी वो वीडियो देखे और उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। उसे पूरा यकीन था कि यह सलीना की ही करतूत थी। अगर इज़ाबेल, जिसके पीछे राजधानी का सहारा था, ऐसी हालत में पहुंच गई तो उसका क्या होगा? मौली ने भी वीडियो देखे और बेचैन होकर इधर उधर टहलते हुए लिया से कहा, लिया, तुम्हें अब से इज़ाबेल से दूरी बनाए रखनी होगी। उसके पास मत जाना। उसे डर था कि अगर कभी लिया ने इज़ाबेल को नाराज कर दिया तो वह भी उस पर इतने ही जहरीले तरीके इस्तेमाल करेगी। मौली खुद भले अच्छी इंसान नहीं थी, ठंडी और बेरहम थी, लेकिन इज़ाबेल जैसी अमानवीय नहीं। जब उसकी बेटी रोज़ाना ऐसे जहरीले सांप जैसी औरत के साथ रहती थी, तो मौली कैसे न डरे? लिया का चेहरा भावहीन था। उसने बस मौली की ओर देखा। मॉम, ये सब सलीना ने किया है। मौली डर गई। सलीना, उसे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या वह इज़ाबेल से बदला नहीं चाहती? वीडियो देखकर तो मौली जैसी स्वार्थी औरत की भी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई थी। फिर सलीना कैसे इज़ाबेल जैसी औरत को नाराज कर सकती थी? लिया के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। क्यों नामुमकिन है? मॉम, तुम सलीना को बहुत हल्के में ले रही हो। अगर सलीना इतनी ताकतवर और चालाक न होती तो क्या हमारी फैमिली आज इस हालत में होती? मौली कांप उठी और लिया को घूरकर बोली, तो अब हम क्या करें? उसने सलीना को बचपन से बड़ा होते देखा था, लेकिन वह इतनी डरावनी कैसे बन गई? उनके परिवार के तीनों लोग इस हालत तक पहुंच चुके थे और इज़ाबेल, जिसने सलीना को नाराज किया था, पहले ही बदहाली में थी। अगर सलीना यहीं नहीं रुकी तो इज़ाबेल की मौत भी दूर नहीं थी। लिया का पीला चेहरा बिल्कुल भावहीन था। सलीना ने इज़ाबेल पर इतने सारे स्कैंडल उजागर कर दिए और फिर भी फीनिक्स एंटरटेनमेंट उन्हें दबा नहीं पाया। इस सब के पीछे वही आदमी था। उस आदमी की मदद के बिना सलीना किस दम पर इज़ाबेल के साथ ऐसा कर पाती? ये सब उसी आदमी की वजह से था।
लिया की आंखों में गहरी जलन उतर आई जब उसने उस आदमी को याद किया जिसकी वजह से वो खुद लगभग अपंग हो गई थी। सोचकर उसका दिल लहूलुहान हो उठा कि सलीना, जो बचपन से हर तरह से उससे कमतर थी, आज उसके पास इतना हैंडसम और ताकतवर आदमी है जो उस पर जान छिड़कता है और उसकी परवाह करता है। लिया ने फोन फेंक दिया। मॉम, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जरूरत पड़ी तो उसे इज़ाबेल पर पैर रखने में भी गुरेज नहीं था। इज़ाबेल के पीछे जो लोग थे वही अब इस बड़े स्कैंडल में उसे बचाएं। लेकिन लिया को अंदर से पता था कि भले ही इज़ाबेल को बचा लिया जाए, क्रीफिया में उसका टिकना अब नामुमकिन है। क्रीफिया में इज़ाबेल का अंत तय हो चुका था। हालांकि लिया को अफसोस था कि इज़ाबेल सलीना को खत्म नहीं कर पाई, पर नतीजे पर उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि अब उसके पास राजधानी के सेलिब्रिटी सर्कल में जाने का मौका तो नहीं था, लेकिन इज़ाबेल के पतन से उसे कार्नेलियन वापस पाने का अवसर मिल जाएगा और उसे अब उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। लिया बिस्तर पर लेट गई, शून्य में किसी बिंदु को घूरते हुए, बिना कुछ बोले। मौली कुछ कहना चाहती थी, मगर लिया का चेहरा देखकर उसने शब्द निगल लिए। उसकी बेटी हाल ही में अक्सर यही भावहीन चेहरा बना लेती थी और हर बार उसे परेशान कर देती थी। मौली जानती थी कि लिया सिर्फ तभी ऐसे लगती थी जब उसे सलीना की कोई चीज देखकर जलन और ईर्ष्या होती थी। जैसे कभी उसने सलीना से जलन की थी कि उसके पास वैसी माँ थी, या रिडल परिवार की एल्डेस्ट मिस का दर्जा था। लेकिन ये सब चीजें उसके पास नहीं थीं, तो वह सलीना को भी नहीं रखने देगी। सलीना की माँ खूबसूरत और ताकतवर थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। लिया ने लगभग 20 साल लगाए उसका दर्जा छीनने में। हालांकि आखिरकार सलीना ने उसे वापस पा लिया, लेकिन अब लिया के चेहरे का भाव पिछली दोनों बार से कहीं ज्यादा सिर्फ जलन या ईर्ष्या नहीं था, बल्कि एक तरह की मौत सी खामोशी थी। उसे पता था कि सलीना के पास कोई बेहद कीमती चीज थी जो चाहे कुछ भी कर ले वो हासिल नहीं कर सकती थी, और यही वजह थी कि उसके चेहरे पर वैसा भाव था। मौली का दिल टूट गया। लिया, डर मत, तुम्हारे पास मैं और तुम्हारे पापा हैं। आखिरकार कंपनी तुम्हारी ही होगी। लेकिन लिया ने आंखें बंद कर ली, बात करने की इच्छा नहीं थी। कंपनी के लिए तो वह पूरी ताकत लगा सकती थी, लेकिन सलीना के उस आदमी के लिए उसकी नज़रों का ठंडापन ऐसा था जैसे वह उसे बोरिंग समझता हो, लेकिन किसी वजह से फिलहाल हाथ उठाने से खुद को रोक रहा हो। उस आदमी के रहते लिया भला सलीना को कैसे हरा सकती थी। लिया को फिर याद आया डोमिनिक, जो हाल ही में रोज उससे मिलने आ रहा था। उसका दिल और भारी हो गया। अब हालात देखकर उसे यकीन था कि डोमिनिक ने उसके और सलीना के बीच के कई पल जरूर देखे होंगे। शक तो उसे भी था, लेकिन सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि टैलन वॉटसन परिवार में उससे ज्यादा कद्र पा रहा था, और लिया को छोड़ने का मतलब डोमिनिक के लिए अपनी विरासत खोना था। इसलिए वह हमेशा की तरह ध्यान और देखभाल दिखा रहा था, लेकिन ऐसे इंटरेस्ट बेस्ड रिश्ते सलीना के उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं थे। लिया के होंठों पर कड़वी मुस्कान आई। क्या वह सारी जिंदगी सलीना से हारने के लिए ही बनी है? उसने होंठ काट लिए, नजरों में ठंडक लौट आई। नहीं, वह सलीना से कभी नहीं हारेगी। अगर उसने 20 साल लगाकर सलीना को तबाह किया और उसका सब कुछ छीन लिया, तो वह और भी वक्त लगा सकती है उसे मिटाने में। भविष्य में हमेशा मौके आएंगे। सलीना की हर बेहतरीन चीज एक दिन उसकी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिर्फ आधे घंटे में जनमत का असर इतना बड़ा कि फीनिक्स एंटरटेनमेंट के शेयर बुरी तरह गिर गए। शेयर होल्डरों ने पैसा निकाल लिया, हेडक्वार्टर्स पर कई तरह के असर पड़े, और नीचे के आर्टिस्ट्स का पहले कभी न हुआ ऐसा बहिष्कार होने लगा। इस बार के वीडियो इतने पुख्ता थे कि अब उन्हें धोया नहीं जा सकता था। फीनिक्स एंटरटेनमेंट के कर्मचारी और बाकी शेयरहोल्डर पूरी तरह घबरा गए। सबको पता था कि अगर वे इस बड़े स्कैंडल से समय रहते नहीं निकले, तो गुस्साई जनता उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। जिन्होंने पैसा लगाया था वे निकल गए, जिन्होंने जॉब छोड़ी वे भी, बस वे आर्टिस्ट्स रह गए जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट ने बांध रखा था।
इतनी बड़ी फीनिक्स एंटरटेनमेंट जो कभी लुक की ओलिम्पस ग्रुप के बराबर खड़ी थी, सिर्फ आधे दिन में बिखर गई। शेयर लाल निशान में, कर्मचारी भाग रहे थे, आर्टिस्ट्स अपना नाम साफ करने में लगे थे, पीआर विभाग चुप्पी साधे था, बाकी कंपनियां मौके का फायदा उठाकर सस्ते दाम में शेयर खरीद रही थीं और ओलिम्पस ग्रुप ने खुलकर दबाव डाला। क्रीफिया में इतनी तेजी से ढहने वाली कंपनी इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इज़ाबेल, जिसने सुबह से क्राइस्ट को देखा तक नहीं था, पूरी तरह बौखला गई। खास तौर पर जब उसने फीनिक्स एंटरटेनमेंट की हालत सुनी तो उसका डर और गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने उन्हें जाने को नहीं कहा तो वे कैसे चले गए? इज़ाबेल ने फोन पर चीखते हुए कहा। वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भरने को तैयार हैं, सामने वाले ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सिर्फ पीआर विभाग ही नहीं, बल्कि आर्टिस्ट्स भी। कई कंपनियां उन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। कई मशहूर आर्टिस्ट सब छोड़कर चले गए। इज़ाबेल का चेहरा विकृत हो गया। फीनिक्स एंटरटेनमेंट उसकी जान थी, उसके सालों की मेहनत। लुक की ओलिम्पस ग्रुप का मुकाबला करने के लिए क्राइस्ट ने उसमें बहुत पैसा लगाया था और बड़ी मुश्किल से आज तक इसे खड़ा किया था। और अब रातों रात सब खत्म हो गया। चाहे इज़ाबेल कितनी भी निर्दयी रही हो, अपनी औलाद जैसी कंपनी को टूटते देख उसका डर और गुस्सा काबू से बाहर हो गया। और सामने वाले ने इज़ाबेल की हालत देखते हुए गुस्से को दबाया और कहा, फीनिक्स एंटरटेनमेंट इस हाल में तुम्हारी वजह से पहुंचा है और अब सारे शेयरहोल्डर तुमसे अपने नुकसान की भरपाई चाहते हैं। अगर तुमने नहीं चुकाया तो वे मिलकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे। अगर मामला कुछ और होता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा न बनता। लेकिन इज़ाबेल की करतूतें हद से आगे बढ़ गई थीं। पहले बच्चा, फिर जवान लड़कियां, हर बार उसने लोगों की नैतिकता को कुचला। हैटी का मामला उसे बदनाम कर ही चुका था और उसके शांत होने से पहले ही इतना बड़ा स्कैंडल फूट पड़ा कि उसका गर्व और जान फीनिक्स एंटरटेनमेंट खत्म हो गया। वो खूबसूरत सीईओ, जिससे सब जलते थे, अब एक कर्जदार सड़क छाप औरत बन गई थी। इज़ाबेल अपने आंसू रोक न सकी और अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इज़ाबेल फूट फूट कर रो रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसे कभी सेलिना से पंगा ही नहीं लेना चाहिए था। पहले वाली सेलिना उसकी नज़र में एक मामूली सी इंसान थी, जिसे वह चाहकर भी खेल खेल में खत्म कर सकती थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिरकार वही खुद इस हालत में पहुंच जाएगी। इज़ाबेल की आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी बेचैनी छाई हुई थी। फीनिक्स एंटरटेनमेंट के बिना उसकी पूरी बदनामी हो चुकी थी। इज़ाबेल को जरा भी शक नहीं था कि अगर वह इस समय बाहर निकलती है तो लोग उसकी थूक में ही उसे डुबो देंगे। क्राइस्ट का फोन बंद था और इज़ाबेल बुरी तरह घबरा गई थी। धत तेरी, लिया, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि सेलिना का बॉयफ्रेंड राजधानी से है? बॉडीगार्ड ने उसे बताया कि जिसने हैटी को बचाया था वो ऑस्वाल्डो एंडरसन था। इज़ाबेल ने तुरंत सब जोड़ घटाकर सोच लिया कि सेलिना का बॉयफ्रेंड वही बदसूरत ऑस्वाल्डो एंडरसन है। उसे लगा कि ऑस्वाल्डो का हैटी से कोई रिश्ता नहीं था और उसने उसे सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि सेलिना को उस ड्रामा के लिए एक फीमेल लीड चाहिए थी। और जो स्कैंडल्स उस पर फैले हैं वो सब ऑस्वाल्डो ने ही सेलिना को दिए होंगे। वो बदला ले रहा था शादी से भागने का और सेलिना के हाथों उसे तबाह कर रहा था। इज़ाबेल को लगा कि उसने सच जान लिया है और उसके भीतर गुस्से की लहर उठ गई। अगर उसे पता होता कि सेलिना का बॉयफ्रेंड एंडरसन परिवार से है तो वो कभी इतने खुले तरीके से सेलिना से भिड़ने की हिम्मत नहीं करती। इज़ाबेल और लिया अब भी यही सोच रहे थे कि सेलिना के इतने ताकतवर बनने और उन्हें पैरों तले रौंदने के पीछे सब उस बॉयफ्रेंड का ही हाथ है। इज़ाबेल गुस्से और डर से पागल होकर वार्ड में चीज़ें फेंकने लगी और चीख चीख कर हिस्टेरिकल आवाज़ें निकालने लगी। उसी बीच बिस्तर पर फेंका हुआ फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इज़ाबेल की आंखों में उम्मीद की चमक आई। कांपते हुए उसने फ़ोन उठाया और बिना नंबर देखे रोते हुए बोली, ब्रदर। लेकिन फ़ोन के उस पार डगी की गुस्से भरी आवाज़ आई, आज से तू अपने भाई के साथ रह सकती है। मेरे कॉलिंस परिवार में तेरे जैसी बेरहम और क्रूर बेटी की कोई जगह नहीं है।
तुझे कॉलिंस परिवार से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। डगी ने इज़ाबेल को सफाई का मौका तक नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। इज़ाबेल के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। कॉलिंस परिवार ने उसे निकाल दिया था। अब वो कभी कॉलिंस परिवार की लेडी नहीं रहेगी। डगी के शब्द बिजली की तरह इज़ाबेल के दिमाग में गूंजते रहे। वह घबराहट से हाँफने लगी। अब उसे समझ आया कि कॉलिंस परिवार ने उसे निर्दयी क्यों कहा। क्योंकि उसने कॉलिंस परिवार की एक असली बेटी को ही बर्बाद किया था। वो लड़की खूबसूरत थी, लोगों के बीच उसका रुतबा था। इज़ाबेल ने उससे जलकर सिर्फ लूक को छीनने की चाह में गंदी चालें चली और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उसकी वजह से वो लड़की डिप्रेशन और ऑटिज्म में चली गई और सालों से किसी ने उसे ऊंचे समाज में नहीं देखा। इंटरनेट पर मिशेल कॉलिंस की सच्चाई नहीं फैली थी, तो इज़ाबेल ने सोचा कि शायद किसी ने जांच नहीं की। लेकिन सच ये था कि कॉलिंस परिवार की इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर मिशेल का नाम मिटा दिया गया था। फिर कॉलिंस परिवार को सच्चाई बता दी गई। अब सब जानते थे कि मिशेल की हालत की वजह इज़ाबेल ही थी। इज़ाबेल लड़खड़ाकर पीछे हट गई, कांपते हुए बोली, नहीं, ये मैंने नहीं किया। लेकिन इतने ठोस सबूतों के सामने कोई उसकी बात नहीं मानने वाला था। कॉलिंस परिवार ने यहाँ तक कर दिया कि क्राइस्ट से भी रिश्ते बिगाड़ लिए, बस उसे निकालने के लिए। इसका मतलब था कि पूरे कॉलिंस परिवार को उससे नफरत थी। अब वो कॉलिंस परिवार की लेडी नहीं रही। उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ क्राइस्ट था। अगर क्राइस्ट ने भी उसे छोड़ दिया तो कॉलिंस परिवार सबसे पहले उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। खाली वार्ड में इज़ाबेल बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार क्राइस्ट का नंबर डायल कर रही थी। यही उसकी आखिरी डोर थी। अगर ये भी टूट गई तो शायद उसकी लाश को दफनाने की जगह भी न मिले। इसी बीच जब वह क्राइस्ट को कॉल कर रही थी, अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सोचकर कि क्राइस्ट आ गया है, इज़ाबेल की आंखें चमक उठीं। शरीर का दर्द भुलाकर वह दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलने गई। बाहर एक नर्स खड़ी थी, ट्रे और मास्क के साथ। उसका सिर झुका हुआ था और आवाज़ धीमी, मिस कॉलिंस, अब आपकी दवा बदलने का समय है। क्राइस्ट को न देखकर इज़ाबेल का गुस्सा और बढ़ गया। किसने तुझे अंदर आने दिया? बाहर निकल। नर्स ने एक पल चुप रहकर उसकी तरफ देखा। इज़ाबेल उस नज़र से हक्का बक्का रह गई। तभी नर्स ने ट्रे के नीचे से एक चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। इज़ाबेल की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन तभी बॉडीगार्ड ने आकर नर्स का हाथ पकड़ लिया और चाकू गिरा दिया। हालांकि उन्हें इज़ाबेल पसंद नहीं थी, लेकिन क्राइस्ट का आदेश था कि उसे बचाना है, तो वे उसे चोट नहीं लगने दे सकते थे। नर्स को धक्का देने के बाद भी उसकी आंखों में पागलपन था। वो चिल्लाए, तूने मुझे बर्बाद किया, अब मर जा, मर जा। इज़ाबेल ने उस नफरत भरी आंखों में देखा और सिहर गई। कांपते हुए उसके मुंह से निकला, मिशेल। मिशेल का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली तू है। तूने ही उन लोगों को मौका दिया कि मुझे तबाह करें। तुझे मरना ही होगा। इज़ाबेल चिल्लाए, तू मुझे मारना चाहती है? तुम सब खड़े क्यों हो? इसे यहाँ से हटाओ। बॉडीगार्ड्स ने मिशेल को रोका, लेकिन उनके चेहरों पर इज़ाबेल के लिए घृणा झलक रही थी। उसी समय क्राइस्ट अपने आदमियों के साथ अंदर आया। इज़ाबेल उसे देखते ही रोते हुए उसकी बाहों में गिर गई। ब्रदर, मुझे बचाओ, ये पागल औरत मुझे मारने आई है। क्राइस्ट कल रात से ही उस लड़की अट्रैक्ट टू लव के बारे में सोच रहा था, और सुबह जब उठा तो देखा कि दबा हुआ स्कैंडल फिर से बड़े पैमाने पर फैल चुका है। वह पहले से ही परेशान था और अब अस्पताल में ये दृश्य देखकर और भी हैरान रह गया। क्राइस्ट ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी बाहों में रो रही इज़ाबेल को देखा। उसका चेहरा थका हुआ और पीला था और ताज़ा पट्टियों वाले जख्म फिर से फट गए थे। साफ दिख रहा था कि वह बेहद डर गई थी। क्राइस्ट की नज़र उसके गले में पड़े लाल कैल्सेडनी पर पड़ी। उसे पहचानकर उसका अधीरपन कुछ कम हो गया और उसने इज़ाबेल के कंधे पर हल्के से थपथपा दिया। बस इस एक इशारे से ही इज़ाबेल का दिल शांत हो गया। तो क्या हुआ अगर कॉलिंस परिवार ने उसे ठुकरा दिया?
जब तक क्राइस्ट उसके लिए मौजूद था, वह अब भी एक ऊंचे घराने की लेडी थी। कॉलिंस परिवार चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्राइस्ट ने इज़ाबेल को शांत किया और उसकी नज़र मिशेल पर गई, जो बॉडीगार्ड्स की पकड़ में पागलों की तरह छटपटा रही थी। उसकी आंखों में ठंडा भाव था। लेडी मिशेल बीमार है। कॉलिंस परिवार को खबर दो और उसे मानसिक अस्पताल भेज दो। इज़ाबेल ने ये सुनते ही मिशेल की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष और घमंड चमक उठा। तो क्या हुआ अगर उसने मिशेल की जिंदगी तबाह कर दी? क्राइस्ट उसके साथ है, तो मिशेल हमेशा उसके पैरों तले ही रहेगी। मिशेल चीख चीख कर शाप देने लगी। उसकी ठंडी और खाली आंखें सीधे इज़ाबेल और क्राइस्ट पर टिकीं। तुम्हें इसका फल मिलेगा, तुम सबको इसका फल मिलेगा। उसका चेहरा विकृत हो गया, वह गुर्राए। क्राइस्ट, तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक दिन यह औरत तुम्हारी सबसे कीमती चीज को तबाह कर देगी। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम अपना प्यार और सब कुछ खो दोगे और पछताओगे। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम दोनों का क्या हश्र होता है, एक मौत से भी बुरा और दूसरा पछतावे से भरकर। इज़ाबेल इन काले श्रापों को सुनकर कांप उठी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्राइस्ट ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे श्रापों की परवाह नहीं थी, पर मिशेल की आवाज़ उसके दिल को असहज कर रही थी। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, कॉलिंस परिवार को बुलाओ, वो उसे ले जाएं। मतलब साफ था, क्राइस्ट की अनुमति के बिना कॉलिंस परिवार भी मिशेल को वापस नहीं ले जा सकता था। यह उसका जवाब था मिशेल के शाप का। पहले अगर क्राइस्ट कृपया आया होता, तो वह ऐसे श्राप पर ध्यान नहीं देता। लेकिन अब उसे उस लड़की की याद थी जिससे वह सिर्फ 2 बार मिला था और जिसे उसने दिल से चाहा था। अब वो परवाह करता था। मिशेल की चीखें गूंज रही थीं। अस्पताल से गुजरते लोग घृणा से इज़ाबेल और क्राइस्ट को देख रहे थे। तभी अचानक कॉरिडोर में तेज कदमों की आहट आई। रुको! इस ठंडी आवाज़ को सुनते ही इज़ाबेल का चेहरा बदल गया। उसने ऊपर देखा, लूक अपने आदमियों के साथ गंभीर चेहरे के साथ अंदर आ रहा था। इज़ाबेल का शरीर अकड़ गया। लूक पहले ही उसे पसंद नहीं करता था, और इंटरनेट पर फैली बातों के बाद अब वो उससे और भी नफरत करेगा। लूक की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने इज़ाबेल की ओर देखा तक नहीं और सीधे मिशेल के पास पहुंचा। उसने बॉडीगार्ड्स से उसे छुड़ाया। मिशेल, जिसने अभी तक चीखना बंद नहीं किया था, अचानक चुप हो गई। जिस इंसान को वह बरसों से देखने की आस लगाए थी, वह सामने था। उसकी खोखली आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और लूक के हाथ भीग गए। कांपते होठों से उसके मुंह से निकला, मिस्टर जॉर्डन। लूक ने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक हल्की सी माफी और कोमलता थी। वह मिशेल को अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन याद करता था कि वो कभी चंचल और हंसमुख लड़की थी। अब उसका चेहरा पीला और आंखें खाली हो गई थीं। लूक ने उसके बिखरे बालों को सहेजा, जैसे कोई योद्धा अपनी राजकुमारी की सेवा करता हो। इज़ाबेल जलन से लाल आंखों से ये सब देख रही थी। मिशेल तो गंदी हो चुकी है, फिर भी लूक उसके साथ इतना अच्छा क्यों है? मिशेल के आंसू लगातार बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, डर्टी। लूक ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। मिशेल का शरीर कांप उठा। लूक ने नरमी से कहा, उसने तुम्हें एक पल के लिए बर्बाद किया है, लेकिन तुम पूरी जिंदगी उसे बर्बाद करने मत देना। इज़ाबेल तुम्हें अच्छा नहीं देख सकती, तो तुम्हें जीना होगा और देखना होगा कि उसे अपने पापों की सज़ा कैसे मिलती है। इज़ाबेल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह कांप उठी। मिशेल की आंखों में हल्की चमक लौट आई। वह कांपते होठों से बोली, मिस्टर जॉर्डन, क्या आप मेरे और बाकी लड़कियों के लिए बदला लेंगे? इज़ाबेल को क्राइस्ट का सहारा था। सब उससे नफरत करते थे, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। लूक ने हल्की मुस्कान दी, मैं नहीं। इज़ाबेल ने राहत की सांस ली, पर तभी लूक बोला, ये मेरा काम नहीं है। कोई और तुम्हें न्याय दिलाएगा। तुम्हें बस जीते रहना है और देखना है कि कैसे वह अपने हर पाप की सज़ा भुगतेगी। ये पहली बार था जब लूक ने खुलकर इज़ाबेल के खिलाफ कुछ कहा। अब तक वह उससे नफरत करता था,
पर शब्द संभाल कर बोलता था। लेकिन अब जब सब सामने आ गया था तो कोई भी सज्जन आदमी उससे घृणा ही करेगा। मिशेल की आंखों में उम्मीद की चमक थी। कांपते स्वर में उसने पूछा, सच? लूक ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ। मिशेल फूट फूट कर रो पड़ी, मानो वह खाई के किनारे से जीवन की रस्सी पकड़ चुकी हो। उसकी चुपचाप बहती हुई आंसू की धार देखकर कोई भी द्रवित हो जाता। लूक ने उसे अपनी बाहों में लिया। मिशेल उसके सीने से लगकर बेकाबू होकर रोई। उसके सिसकियों से पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। आखिरकार उसके रोने की आवाज धीमी होती गई और वह थककर सो गई। लूक ने अपने आदमियों को कहा, लेडी मिशेल को कॉलिंस परिवार तक सुरक्षित पहुंचाओ। उसका असिस्टेंट मिशेल को उठाकर ले जाने लगा, लेकिन तभी क्राइस्ट ने कहा, तुम उसे ले जा सकते हो, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब देना होगा। लूक ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए सिगरेट सुलगाई और बोला, पूछो, क्या सवाल है? क्राइस्ट ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अट्रैक्ट टू लव में वो लड़की कौन है? बाकी लोग नहीं जानते थे कि उस जगह का मालिक लूक ही है, पर क्राइस्ट यह अच्छी तरह जानता था। क्रीफिया आखिरकार लूक का इलाका था। यहाँ उसके और ऑस्वाल्डो के अलावा कोई भी अपने निशान छिपा नहीं सकता था। क्राइस्ट ने ये तक सोच लिया था कि लूक उस लड़की को जरूर जानता है। यही वजह थी कि वह लड़की ऑस्वाल्डो को पहचानती नहीं लग रही थी, फिर भी ऑस्वाल्डो ने अजीब तरह से उसकी मदद की थी। लूक के होठों पर खेली मुस्कान आई। वो लड़की जिसे तुमने लिफ्ट में तंग किया था, तुम्हें पसंद है? क्राइस्ट की आंखें गहरी हो गईं। तुम्हें बस इतना बताना है कि वो है कौन। लूक ने ये सुनिश्चित कर लिया कि क्राइस्ट के मन में सेलिना के लिए कोई बुरी नीयत नहीं है। उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। अगर सचमुच तुम्हारी नज़र उस लड़की पर है तो मैं सलाह देता हूँ उसे छोड़ दो। क्राइस्ट की नज़र ठंडी पड़ गई। ओह, लूक ने दृढ़ स्वर में कहा, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, बल्कि अगर उसे तुम्हारी असली पहचान पता चल गई तो शायद तुमसे नफरत करने लगे। क्राइस्ट का चेहरा पूरी तरह ठंडा हो गया। लूक ने इज़ाबेल की ओर देखा। आखिरकार उस लड़की को मिस कॉलिंस ने बहुत सताया है। एक पीड़िता उस इंसान के बारे में क्या सोचेगी जो इज़ाबेल के हर जुर्म पर पर्दा डालता रहा। इज़ाबेल सख्त हो गई और क्राइस्ट की आग जैसी नज़रों से कांपते हुए बोली, ब्रदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर उसके स्वर में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। लूक झूठ बोलने वाला नहीं था। अगर उसने कहा कि इज़ाबेल ने उस लड़की को सताया तो इसका मतलब जरूर कुछ हुआ था। लेकिन इज़ाबेल ने इतनी औरतों को चोट पहुंचाई थी कि अब कौन सी लड़की क्राइस्ट की नज़र में थी, ये साफ नहीं था। क्राइस्ट ने ठंडी नज़र से इज़ाबेल को देखा। वह लड़की बिना उसका असली चेहरा जाने भी उसके प्रति अजीब तरह की घृणा दिखा चुकी थी। इसलिए लूक की बात सच लग रही थी। शायद इसी वजह से लूक उसे सेलिना से दूर रखना चाहता था। क्राइस्ट के मन में हल्की सी कसक उठी। शायद उसने इज़ाबेल को बहुत बिगाड़ दिया था। अगर उसे पहले ही संभाल लिया होता तो शायद वो लड़की उससे इतनी नफरत न करती। क्राइस्ट की नज़र से इज़ाबेल कांप गई। सोचकर ही उसके दिल में डर दौड़ गया। अगर भविष्य में क्राइस्ट सचमुच उस लड़की को घर लाया और उसने इज़ाबेल के खिलाफ मन में बैर रखा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा और क्राइस्ट की ठंडी आवाज गूंजी, मेरी चेतावनी मत भूलना। अगर इज़ाबेल ने उस लड़की पर हाथ डाला जबकि क्राइस्ट ने साफ मना किया था। क्राइस्ट की नज़र इतनी ठंडी थी कि इज़ाबेल की रूह कांप उठी। वह डरकर बोली, ब्रदर, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूंगी। मैं आपकी पसंद की लड़की के साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगी। क्राइस्ट की उंगलियां उसके गले के कानिलियन पर ठहरी, फिर उसने नजरें हटा लीं। लूक मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और मिशेल को लेकर वहां से चला गया। इज़ाबेल ने जलन भरी नजरों से लूक की बाहों में सिमटी मिशेल को देखा और होंठ काटकर बोली, ब्रदर, मिशेल मुझे मारना चाहती थी, क्या आप ऐसे ही छोड़ देंगे? क्राइस्ट कुछ कहता उससे पहले ही लूक पलटा। उसकी नज़र बेहद ठंडी थी। मिस कॉलिंस,
तुम्हें पता है कितने लोग अभी तुम्हें मरते देखना चाहते हैं और कितने लोग तुम्हारे खिलाफ केस करने का इंतजार कर रहे हैं। इज़ाबेल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि अब क्रीफिया में रहना असंभव है। यहाँ तक कि राजधानी में भी शायद उसकी पहले जैसी हैसियत न रहे। क्राइस्ट भी अब उससे नाराज था, इसलिए उसके लिए सबसे ज़रूरी यही था कि वो अब कोई मुसीबत ना खड़ी करे। इज़ाबेल ने मन महसूस कर चुप्पी साध ली। लूक ने ठंडी हंसी छोड़ी और मिशेल को लेकर वहां से चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लूक अस्पताल से निकलकर सीधे ओलिम्पस ग्रुप पहुंचा। सलीना बालकनी में बैठकर मिल्क टी पी रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जॉर्डन, आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा। क्या वो लड़की सचमुच क्रीफिया आई थी इज़ाबेल को मारने? लूक ने उसे जटिल नज़रों से देखा। लेडी सलीना, आपको कैसे पता कि मिशेल क्रीफिया आएगी? क्राइस्ट के रहते मिशेल कभी इज़ाबेल को मार नहीं सकती थी। यहाँ आना किसी काम का नहीं था। सलीना ने बाहर नीले आसमान और सफ़ेद बादलों की ओर देखते हुए कहा, मैंने अंदाज़ा लगाया। कल रात मैंने कॉलिन्स परिवार के सबूत मिशेल की मां को भेज दिए थे। क्योंकि इज़ाबेल कॉलिन्स परिवार की नाजायज़ बेटी थी, मिशेल का पिता भरोसे लायक नहीं था। भले ही ये सच किसी मां के लिए बहुत कठोर था, लेकिन मिशेल सालों से बीमार थी। अगर उसे सच्चाई ना मिलती तो शायद वो कभी ठीक न हो पाती। और कॉलिन्स परिवार को इज़ाबेल की असलियत दिखाकर उसे घर से निकाल देना मिशेल और उसकी मां के लिए भविष्य में बेहतर जिंदगी ला सकता था। बस सलीना यह नहीं जान पाई कि कॉलिन्स परिवार में क्या गलती हुई कि मिशेल को भी सच पता चल गया। जब सलीना ने इज़ाबेल की जांच की थी, उसने मिशेल की प्रोफाइल देखी थी, एक निडर और जिंदादिल लड़की। जब उसे खबर मिली कि मिशेल कॉलिन्स परिवार से गायब है, तभी उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़रूर क्रीफिया आएगी इज़ाबेल को मारने। और फिर वही हुआ, लूक का ब्यूटी सेव वाला दृश्य। लूक ने सलीना के शांत लेकिन ठंडे चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराया। लेडी सलीना, आप वाकई बहुत दयालु हैं। सलीना बाहर से निर्दयी लगती थी, लेकिन कभी कभी बहुत कोमल भी हो जाती थी। वो हर उस इंसान को बचा लेती थी जो निर्दोष हो और जिसका दिल साफ हो। और अब तक मिशेल को ये तक नहीं पता था कि असली मददगार लूक नहीं, बल्कि सलीना थी। सलीना हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे इस शब्द से मत पुकारो। उसके हाथ पहले ही खून से रंगे हुए थे, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। वह दयालु नहीं थी, बस आदत बन चुकी थी दूसरों की हिफाजत करने की। उसके लिए कुछ खोना मायने नहीं रखता था, तो क्यों न किसी की जान बचा ले। सलीना ने खाली कप टेबल पर रखा और उठ खड़ी हुई। मैं हैटी को देखने जा रही हूँ। लूक ने उसे जाते हुए देखा, कुछ देर सोचा, फिर मोबाइल निकालकर ऑस्वाल्डो को मैसेज भेज दिया। चाहे क्राइस्ट क्यों न सलीना में दिलचस्पी रखता हो, वह एक प्रतिद्वंद्वी था। और जब तक ऑस्वाल्डो सलीना का दिल जीत नहीं लेता, उसे सच बताना सही था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऑफिस के तनावपूर्ण माहौल में ऑस्वाल्डो काम कर रहा था कि तभी डेस्क पर पड़ा उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। पहले वह 10 में से 9 बार ऐसे मैसेज को नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन शादी के बाद से ऑस्वाल्डो ने आदत बना ली थी हर मैसेज चेक करने की। हमेशा डर रहता था कि कहीं सलीना से जुड़ी कोई खबर छूट न जाए। शादी के बाद से ऑस्वाल्डो को ऐसा मैसेज पहली बार मिला था। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली। क्राइस्ट हैज़ ए क्रश ऑन योर वाइफ। उसकी ठंडी, खतरनाक नज़र और भी गहरी हो गई। पहले से तनावपूर्ण माहौल और अधिक भारी हो गया। नीचे बैठे अधीनस्थों का पूरा दायरा तुरंत चौकन्ना हो गया। अब तक इतने सालों में उन्होंने अपने बॉस के चेहरे पर ऐसा भाव कभी नहीं देखा था। नहीं, सच तो ये था कि ऑस्वाल्डो कभी भाव प्रकट ही नहीं करता था। उसका चेहरा और उसकी सुंदर आभा हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता था। लेकिन इस पल उसके चारों ओर छाया हुआ सख्त और डरावना माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था। क्या कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था? क्या ऐसा कुछ हुआ था कि उनका बॉस, जो अपने असली जज्बात हमेशा छिपाता था, अब इतना ठंडा और कठोर दिख रहा था?
सभी ने अनजाने में अपने चेहरे सीरियस कर लिए और उसके आदेश का इंतजार करने लगे। लेकिन काफी देर तक ऑस्वाल्डो सिर्फ फोन की स्क्रीन को घूरता रहा, बिना कुछ कहे। माहौल और भारी हो गया। आखिरकार ऑस्वाल्डो ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी उंगलियां उसकी भौं पर टिक गईं और आंखों में काला, सर्द रंग उभर आया। कोई उसकी औरत उससे नहीं छीन सकता। वह खड़ा हुआ, कुर्सी पर टंगा ट्रेंच कोट सहजता से उठाकर पहन लिया और लंबे कदमों से बाहर निकल गया। ऑफिस में बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह क्या हो रहा था? उन्होंने कभी अपने बॉस को देर सबेर होते नहीं देखा था, काम छोड़कर जाते हुए तो बिल्कुल नहीं। आज वह इतना अलग क्यों बर्ताव कर रहा था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओलिम्पस ग्रुप एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। सलीना आराम कुर्सी पर बैठी थी, थोड़ी पर हाथ टिकाए हुए, सामने हैटी को एक्टिंग करते हुए देख रही थी। हैटी मानसिक बीमारी की वजह से हमेशा थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया देती थी, लेकिन वह इस कमी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। सामने खड़ा एक्टर उसे संभाल रहा था। आराम से करो, जल्दी मत करो। सलीना ने न रोका, न समझाया, बस शांति से देखती रही। तभी मिस्टर पडिया आए और पूछा, कैसा लग रहा है? सलीना ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। अच्छा। हैटी की हालत चिंता वाली थी, लेकिन सलीना को भरोसा था कि शूटिंग की तारीख आने तक वह भाषा की रुकावट पार कर लेगी। सबसे मुश्किल तो उसकी मानसिक बीमारी थी और यह कोई जल्दी हल होने वाली चीज नहीं थी। मिस्टर पडिया ने सिर हिलाया। मुझे भी लगता है अब समय आ गया है। क्रू कुछ ही दिनों में शूटिंग लोकेशन पर जाएगा। सलीना, तुम्हें थोड़ी मुश्किल सहनी पड़ेगी। सबको पता था कि सलीना नाजुक और नखरीली है, लेकिन यह नाटक उसकी जान से भी प्यारा था। अब जब सब कुछ तैयार था और बस शूटिंग शुरू होना बाकी थी, तो बतौर चीफ डायरेक्टर वह पीछे हटने वाली नहीं थी। तकनीकी रूप से उसे बहुत मेहनत नहीं करनी थी, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ क्रीफिया जैसी आरामदायक नहीं होने वाली थीं। उसकी नाजुक आदतों को देखकर सबको चिंता थी कि वह सह पाएगी या नहीं। सलीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो युद्धभूमि में लाशों और खून के बीच जी चुकी थी। अब ऐसा क्या था जो उसे हिला सकता था? लेकिन क्रीफिया छोड़ने का ख्याल, ऑस्वाल्डो को छोड़ने का ख्याल, उसके दिल में हल्की कसक छोड़ गया। उसने माथे पर हाथ दबाया और उस भावना को दबाने की कोशिश की। तभी टेबल पर रखा उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। कॉल ऑस्वाल्डो की थी। अनजाने में सलीना के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने रिसीव किया। क्या बात है? अभी लंच का समय नहीं था। आमतौर पर ऑस्वाल्डो इस वक्त कॉल नहीं करता। फोन से आई उसकी गहरी, मनमोहक आवाज ने सलीना के दिल की धड़कन तेज कर दी। लंच की जगह थोड़ी दूर है, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सलीना चौंक गई। मतलब वे कैसल लौटकर खाना नहीं खाएंगे? उसने सोचा। दोपहर में उसका शेड्यूल हल्का था, सेट पर ही रहना था, तो उसने हामी भर दी। ठीक है, मैं। लेकिन ऑस्वाल्डो ने बीच में ही कहा, साइकेट्रिस्ट कह रहे थे कि हैटी का टेस्ट होगा, लूक उसके साथ रहेगा। सलीना फिर हैरान रह गई। मतलब सिर्फ वही दोनों साथ में खाने जा रहे थे? उसने हैटी की तबीयत का ख्याल किया और कोई आपत्ति नहीं जताई। मुस्कुराए। ठीक है, मैं हैटी को बता देती हूँ। ठीक है। कॉल कट करके सलीना उठी और हैटी के पास गई। उसे देखकर आसपास के लोग तुरंत अपनी स्क्रिप्ट समेटकर दूर हट गए। सलीना ने हैटी के पतले कंधे थपथपाए। दोपहर में डॉक्टर तुम्हारी जांच करने आएगा। लूक तुम्हारे साथ खाना खाएगा और उसके बाद तुम आराम कर लेना, ठीक है? मतलब आज सलीना उसके साथ लंच पर नहीं होगी। हैटी की गहरी आंखें हल्की सी चमकी और उसने सिर हिलाया। ठीक है। सलीना ने उसे बचाया था, संभाला था, सुरक्षित रखा था। लेकिन हैटी जानती थी कि वो हमेशा उसके साथ चिपकी नहीं रह सकती। उसकी नज़र में सलीना भी तो बस एक लड़की थी, उम्र में उससे कुछ ही साल बड़ी। उसे भी किसी की ज़रूरत थी। सलीना ने प्यार से उसका चेहरा सहलाया। अच्छी बच्ची। बात पक्की होने के बाद सलीना अपना सामान लेकर लेया के साथ ओलिम्पस ग्रुप से बाहर निकल गई।
सड़क किनारे ऑस्वाल्डो की कार खड़ी थी। जैसे ही सलीना पहुंची, कार का दरवाजा खुला। वह बैठते हुए मुस्कुराए। आज कुछ खास है क्या? आखिर कैसल के कुक्स का खाना पहले से ही बेहतरीन होता था। सलीना को दवाइयों वाले खाने को छोड़कर हर डिश पसंद थी, तो जब ऑस्वाल्डो उसे बाहर खाने ले जा रहा था, इसका मतलब जरूर कुछ खास था। ऑस्वाल्डो उसकी खूबसूरत शक्ल को देर तक घूरता रहा, जैसे उसे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। कुछ देर बाद उसके पतले होंठ हल्के से उठे और उसने सिर हिला दिया। हमेशा की तरह उसने खुद झुककर सलीना की सीट बेल्ट बांधी और गाड़ी स्टार्ट करके ओलंपस ग्रुप से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊपरी मंजिल की फ्लोर टू सीलिंग खिड़की से लूक ने देखा। ऑस्वाल्डो सलीना को लेकर जा रहा था। वह मुस्कुराया। आखिरकार तुम समझदार हो ही गए। लड़की को खुद बाहर खाने ले जाना ऑस्वाल्डो के लिए बहुत बड़ा कदम था। आखिरकार वह ऐसे माहौल में पला था जहां औरतों को दुलारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लूक सोच ही रहा था कि तभी पीछे टेबल पर रखा फोन बजा। उसने उठाया और स्क्रीन देखकर ठिठक गया। कुछ सेकंड बाद कॉल रिसीव की। दूसरी ओर से एक नर्म और सुरुचिपूर्ण आवाज आई। लूक, क्या ऑस्वाल्डो के साथ हाल ही में कुछ खास हुआ है? लूक मुस्कुराया। मैडम, आपको कुछ सुनने को मिला है क्या? वो मनमोहक आवाज थोड़ी उदासी से बोली। हाँ, मैंने कुछ सुना, और सबसे बढ़कर बटलर ने कहा कि ऑस्वाल्डो मुझे याद कर रहा था। ये सुनकर मैं तो अभिभूत हो गई। लूक चकित रह गया। बेटा कह रहा था कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, लेकिन उसने उसे और भी झटका दिया। इससे साफ पता चलता था कि ऑस्वाल्डो का बेटा बीते 20 सालों से कितना अविश्वसनीय रहा है। लूक ने नरमी से समझाया, मैडम, जब वह कह रहा है कि उसे आपकी याद आ रही है, तो वह सचमुच आपसे मिलना चाहता है। क्या आप कृपया आकर उससे मिलेंगी? लॉरेन ने धीमे स्वर में कहा, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन हाल ही में घर में कुछ समस्या है और मैं अभी नहीं आ सकती, थोड़ा समय लगेगा। लूक को याद आया कि कुछ ही दिनों में सलीना ड्रामा सेट पर जाने के लिए कृपया छोड़ने वाली है। उसे अफसोस हुआ कि सास और बहू की मुलाकात फिर टल जाएगी। लॉरेन बहुत ही सुरुचिपूर्ण और कोमल स्वभाव की महिला थी, और सलीना, झूठी अफवाहों को छोड़ दें, तो बेहद खूबसूरत और दयालु थी, और सबसे जरूरी बात, ऑस्वाल्डो उसे चाहता था, इसलिए इन दोनों महिलाओं में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, लूक मुस्कुराया, हो सकता है वह आपको सरप्राइज देना चाहता हो। लॉरेन मुस्कुराई, आशा है सचमुच सरप्राइज ही हो। बात पूरी होने के बाद लूक ने कॉल काट दी और हैटी को सेट पर खोजने चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऑस्वाल्डो सलीना को एक ऐसे रेस्तरां में ले गया जो फूलों, पक्षियों और झरनों से सजा हुआ था और जहां का माहौल बेहद खूबसूरत था। सलीना ने चारों ओर देखा। रेस्तरां काफी अनोखा था और ये देखकर हैरान रह गई कि वहां सभी ग्राहक जोड़े थे, एक पुरुष और एक महिला, जो बेहद मधुर ढंग से बैठे थे। उसने हैरानी से ऑस्वाल्डो की ओर देखा। ऑस्वाल्डो ने उसकी कमर थामी और उसे ऊपर ले गया। दूसरी मंजिल पर बने प्राइवेट रूम में बैठाते हुए बोला, ये कृपया का सबसे खास कपल रेस्टोरेंट है। सलीना की आंखों में हल्की हैरानी चमकी और उसने होंठ भींच लिए। ऑस्वाल्डो ने उसके भावों पर ध्यान नहीं दिया। वह सामने आकर बैठा, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। नोआ कह रहा था कि तुम हाल ही में बहुत तनाव में हो, इसलिए उसने मुझे तुम्हें यहाँ लाने को कहा। सलीना की आंखें झपकी, मन का अजीब सा बोझ मिट गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह सचमुच बहुत सुंदर है। उसने खिड़की से बाहर नजर डाली। साफ जंगल और बहती धारा, ये सोचना मुश्किल था कि शोर शराबे से भरे कृपया में इतनी शांत और स्वर्ग जैसी जगह भी हो सकती है। सचमुच कपल्स के डेट के लिए आदर्श स्थान। तभी एक प्यारी सी वेट्रेस ने दरवाजा खोला और सुंदर मेन्यू रखकर बोली, मिस, आप क्या खाना पसंद करेंगी? सलीना कुछ बोलती, उससे पहले ऑस्वाल्डो ने कहा, ये मेरी वाइफ हैं। वेट्रेस हल्का चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, माफ कीजिए मैडम, कृपया आप ऑर्डर दें।
सलीना को उम्मीद नहीं थी कि वो उसके संबोधन को लेकर इतना गंभीर होगा। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे मेन्यू देखने लगी। वेट्रेस ने उसके लिए पन्ने पलटे और खास व्यंजन बताए। सलीना ने अपनी पसंद के कुछ व्यंजन चुने और जब वेट्रेस ऑस्वाल्डो की ओर मेन्यू देने लगी तो उसने कहा, मेरी वाइफी मेरे लिए ऑर्डर करेगी। सलीना सचमुच चौंक गई। वह वाइफ शब्द पर असाधारण रूप से ध्यान दे रहा था। सलीना ने ऊपर देखा, उसकी नज़रें ऑस्वाल्डो की सीधी नज़रों से मिलीं। उसने मना नहीं किया और ऑस्वाल्डो की पसंद याद करके उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया। ऑस्वाल्डो के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। भले ही वे 2 महीने से साथ रह रहे थे, लेकिन अगर सलीना परवाह नहीं करती तो उसे इतनी सटीकता से उसकी पसंद याद न रहती। यह एहसास उसके उदास सुबह को हल्का कर गया। वेट्रेस के जाते ही सलीना ने भौहें उठाकर पूछा, क्या हुआ? ऑस्वाल्डो अनिश्चय का आदमी नहीं था। अचानक ऐसा व्यवहार करना जरूर किसी वजह से था। कुछ पल चुप रहकर ऑस्वाल्डो बोला, वह आदमी खतरनाक है। सलीना की आंखें हल्की बड़ी हो गईं। उसने सोचा कि ऑस्वाल्डो किसके बारे में कह रहा है, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाई। माथे पर उंगलियां फेरते हुए उसने पूछा, कौन? ऑस्वाल्डो उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुरा उठा। क्राइस्ट को सलीना पसंद था, लेकिन सलीना उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। अगर उसे उसकी परवाह होती तो तुरंत समझ जाती कि वो किसकी बात कर रहा है। इससे उसका मन और हल्का हो गया। उसकी ठंडी आंखें नर्म हो गईं और उसने सहजता से कहा, इज़ाबेल के पीछे वाला। सलीना की नज़रें ठंडी पड़ गईं। इज़ाबेल के पीछे जो आदमी था और जो उसकी हरकतों को बढ़ावा देता था, उसका जिक्र आते ही उसे कुछ और याद आया। मैं क्रीफिया छोड़ रही हूँ। ऑस्वाल्डो की आंखें बुझ सी गईं। क्या? सलीना ने मुस्कुराकर समझाया, स्क्रिप्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है। चीफ डायरेक्टर होने के नाते मेरा वहाँ होना जरूरी है। ऑस्वाल्डो को भौहें चढ़ाते देख उसने जोड़ा, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, आधा महीना ही लगेगा, फिर वापस आ जाऊंगी। मिस्टर पडिया का अनुभव उससे कहीं ज्यादा था। जब शूटिंग थोड़ी स्थिर हो जाएगी तो वह वीडियो कॉल से प्रगति देख सकती थी। आखिरकार रिडल ग्रुप के शेयर और अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम प्रतियोगिता भी उसका इंतजार कर रहे थे। ऑस्वाल्डो ने पलकों को झुकाया और धीरे से पूछा, क्रीफिया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा? मैंने छुट्टी ले ली है। सलीना ने थोड़ा परेशान होकर कहा, फिर भी समय मिला तो क्लास अटेंड करूंगी। इतने कामों के बीच उसका समय सचमुच कम पड़ रहा था। फिलहाल यूनिवर्सिटी को होल्ड पर रखना पड़ा। ऑस्वाल्डो ने उसके लिए पानी डाला और हल्की मुस्कान दी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी को भेजूंगा। स्क्रिप्ट सलीना का सपना थी। उसे रोकना मतलब उसे दुखी करना होता। बेहतर था कि वह उसे जाने दे। आखिर सलीना ने खुद कहा था कि वह लौट आएगी। सलीना हल्की मुस्कुराई, ठीक है। क्रीफिया में ऑस्वाल्डो उसकी रक्षा करता था और इज़ाबेल के पीछे वाला आदमी उस तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन क्रीफिया छोड़ने पर उस आदमी के लिए मौका बन जाएगा। फिर भी उसके पास समय बर्बाद करने का विकल्प नहीं था। सिर्फ धमकियों की वजह से वह शूटिंग नहीं छोड़ सकती थी। सलीना ने हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखों में अंधेरी चमक झलकी, मैं सावधान रहूंगी। ऑस्वाल्डो ने गहरी नज़रों से उसे देखा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। असल में वह कहना चाहता था कि वो उसके साथ ही जाएगा। लेकिन सलीना तो कभी मानने वाली नहीं थी। इसलिए क्राइस्ट की उन अनकही, अधिकार जताने वाली बातों की जगह ऑस्वाल्डो के वो शब्द आए जो सलीना के दिल को छू गए, उसे सुकून दिया और उसके लिए उसकी छवि और भी अच्छी बना दी। वाकई, सलीना मुस्कुराए और उसके इस प्यारे प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। ठीक है। ऑस्वाल्डो भी मुस्कुराया, उसकी मासूम और खुशी से भरी हुई सूरत देखकर। उसने कहा तो था कि वो उससे मिलने आएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि कब जाएगा और कितने समय तक रहेगा। ऑस्वाल्डो ने नज़रें झुका ली, उसके लाल होठों पर हल्की सी मोहक मुस्कान उभरी और उसने हाथ बढ़ाकर सलीना को सूप परोस दिया। सलीना मुस्कुराते हुए उसे ले ली। उसकी इस बारीकी और देखभाल से बेहतर पार्टनर शायद दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऑस्वाल्डो हमेशा जानता था कि सलीना क्या चाहती है
और वो उसे वैसा ही देता भी था, सही दूरी पर रहते हुए, बिल्कुल सटीक ढंग से। अगर उसके परिवार की बातें न होती तो शायद वे दोनों। सलीना ने आगे सोचने से खुद को रोक लिया। उसने चम्मच उठाया और सिर झुकाकर ध्यान से सूप पीने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर इज़ाबेल अब भी डर और बेचैनी में डूबी हुई थी। कॉलिंस परिवार इतना नाराज हुआ कि उन्होंने उसे परिवार से निकाल दिया। अब वो कॉलिंस परिवार की बेटी नहीं रही। फीनिक्स एंटरटेनमेंट भी हाथ से गया और उस पर कर्ज चढ़ गया। दुनिया में उसके स्कैंडल्स की भरमार थी और न जाने कितने लोग उसका पीछा कर रहे थे ताकि बाहर निकलते ही उसे खत्म कर दें। इस दबाव में इज़ाबेल इतनी थक चुकी थी कि अब सलीना से बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। वो बस क्राइस्ट से ही चिपकी हुई थी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि क्राइस्ट को किसी और लड़की में दिलचस्पी थी। वो उस लड़की के लिए, जिससे वह सिर्फ एक बार मिला था, इज़ाबेल को खासतौर पर चेतावनी देने तक आ गया। सिर्फ 2 दिनों में इज़ाबेल एक लोकप्रिय और काबिल डायरेक्टर से गिरकर एक बदनाम और लुट चुकी औरत बन गई थी। और यह सब सलीना की वजह से। सलीना, तुम मरने के लायक हो। इज़ाबेल इतना गुस्से में थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे, लेकिन उसने चेहरे पर जरा भी जाहिर नहीं होने दिया। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और सामने बैठे क्राइस्ट को ध्यान से देखने लगी। एक शब्द बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। मानो चेतावनी देने के लिए क्राइस्ट न तो तुरंत चला गया और न ही हमेशा की तरह उसे तसल्ली दी। बस आलस से बैठा अपनी हथेलियों को देखता रहा। हिम्मत जुटाकर इज़ाबेल ने बात शुरू की, ब्रदर, वो लड़की कौन है जिस पर आपकी नज़र है? क्राइस्ट ने नज़रें उठाईं। उसकी ठंडी और गहरी आंखों में देखते ही इज़ाबेल का दिल सहम गया। उसने होंठ भींचे और सिर झुका लिया। मेरा और कोई मतलब नहीं था। बस सोचा कि लूक ने आपको उस लड़की की पहचान बताने से मना कर दिया था, लेकिन कहा कि मेरा उससे बैर है। अगर आप बताएं कि वह दिखती कैसी है, तो शायद मैं पहचान पाऊं। इज़ाबेल ऐसा क्राइस्ट की मदद के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि उसने इतनी गड़बड़ कर दी थी कि अब क्राइस्ट के आसपास के लोग भी उससे नाराज थे। क्राइस्ट भले ही उसे पूरी तरह नज़रअंदाज न करता हो, लेकिन अब उनके बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब उसे पलटवार करने का मौका दिख रहा था। अगर वह क्राइस्ट की पसंद की उस लड़की से अच्छे संबंध बना पाती, तो शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी फिर संवर सकती थी। वैसे भी क्राइस्ट उसे पसंद नहीं करता था, शादी करना तो दूर की बात थी। तो उसके पास एक और औरत हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्राइस्ट ने इज़ाबेल के सावधान अंदाज को देखा और उसकी बातों में दिलचस्पी ले ली। वो लड़की आखिर है कौन? क्राइस्ट के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे पक्का यकीन नहीं था कि वो सचमुच उस औरत को पसंद करता है। बस उसकी आंखें देखकर एक अजीब सा खिंचाव हुआ था, खासकर जब वह सामने नहीं होती तो वो उसे कभी कभी याद करने लगता। क्राइस्ट 26 साल का था और इज़ाबेल के अलावा उसके आसपास कोई और औरत नहीं थी, और उसे हमेशा औरतों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही थी। वो लड़की ही पहली थी जिसने उसके मन में उत्सुकता जगाई थी। थोड़ा सोचने के बाद क्राइस्ट ने इज़ाबेल की तरफ देखा और बोला, उसका दाहिना हाथ चोटिल था और हमेशा आस्तीन के अंदर छुपा रहता था। ये तुम्हारी करतूत थी, है ना? इज़ाबेल उसका सवाल सुनकर सहम गई, क्योंकि जिन औरतों को उसने नुकसान पहुंचाया था, उनमें से किसी एक का हाथ टूटा हो और वो आस्तीन में छुपाती हो, ऐसी बात बस एक ही औरत के बारे में सच थी, सलीना। क्राइस्ट की नज़र जिस औरत पर है, वह सलीना है। इज़ाबेल की आंखें फैल गईं और चेहरा अविश्वास से भर गया। वो खुद को समझाना चाहती थी कि यह संभव नहीं। क्राइस्ट को सलीना पर कैसे दिल आ सकता है, जब उसकी बदनामी इतनी फैली हुई है? लेकिन तभी उसे याद आया कि सलीना ही कार्नेलियन की मालिक थी, क्राइस्ट की असली मददगार। ऐसे में उसका पसंद आना स्वाभाविक ही था। अगर इज़ाबेल का चेहरा अब तक सही सलामत होता तो उसका रंग उड़ चुका होता, मगर चोटिल चेहरे पर डर, हैरानी और गुस्से के भाव साफ दिख नहीं रहे थे। क्राइस्ट ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और हल्के से आंखें सिकोड़ ली। क्या तुम उसे जानती हो? इज़ाबेल ने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखों के भाव दबाए और सिर हिलाया।
नहीं ब्रदर, मैं तो बस डर गई थी कि आप मुझे नहीं चाहेंगे। उसने बहुत सोचने का नाटक किया और बोली, मैंने हाल में किसी का हाथ नहीं तुड़वाया। वह झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि सलीना के हाथ के टूटने की असली वजह ज्यादातर लिया ही थी। तो क्राइस्ट को उसकी आंखों में झूठ का कोई निशान नहीं दिखा और वह निराश होकर दूसरी ओर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजरें हट गईं, इज़ाबेल ने राहत की सांस ली। उसने खुद को दिलासा दिया कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। क्राइस्ट ने सलीना की पूरी जांच करवाई थी, वह उसे पहचानने से चूक ही नहीं सकता। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी आवाज कह रही थी कि क्राइस्ट की पसंद वही सलीना है। आखिरकार उनका पहले से रिश्ता रहा था। कार्नेलियन की वजह से सलीना को क्राइस्ट ने सालों तक सहा और निभाया था। तो अब सलीना के लिए अलग व्यवहार करना कोई अजीब बात नहीं थी। इज़ाबेल का दिल सलीना के लिए जलन से भर गया। पहली बार उसने लिया की भावनाओं को समझा। सचमुच वह भी उस औरत को मार देना चाहती थी। हालांकि उसे पूरी सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन क्राइस्ट को अभी तक यह एहसास नहीं था कि वह औरत सलीना ही है। यही उसका आखिरी मौका था। अगर बाद में क्राइस्ट को पता चल गया कि वह सलीना है, तो फिर कभी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इज़ाबेल ने नजरें झुका ली, लेकिन उसकी आंखों में और भी जहरीली चमक उतर आई। सलीना का बॉयफ्रेंड एंडरसन परिवार का युवा मालिक था, और अब क्राइस्ट की भी उस पर नजर थी। यानी राजधानी के सबसे ताकतवर दो आदमी सलीना के इर्द गिर्द थे। और यह जगह तो 2 महीने पहले इज़ाबेल की होनी चाहिए थी। भले ही उसे एंडरसन परिवार का युवा मालिक पसंद नहीं था और वह शादी से भाग गई थी, लेकिन ये सच था कि वह ताकतवर और असरदार आदमी था। अगर उसका रूप लूक जितना आकर्षक होता, तो इज़ाबेल कभी शादी से न भागती। और अब जिस आदमी को वह नहीं चाहती थी, वही उस औरत को चाहता है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है। इससे इज़ाबेल का दिल बेहद कड़वाहट से भर गया।